हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 फूड एंड हेल्थ पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया जा रहा है अ कार कैनॉट मूव विदाउट फ्यूल। सिमिलरली आवर बॉडी कैनॉट वर्क विदाउट फूड। द रोल विच फ्यूल्स प्लेज इन अ व्हीकल इज सिमिलर टू द रोल प्लेड बाय फूड इन आवर बॉडी। तो बताया जा रहा है कि जब किसी एक व्हीकल में, चाहे वो कार हो या कोई भी और व्हीकल हो, वो तब तक नहीं चल सकता है जब तक उसमें फ्यूल ना हो। तो कुछ इसी तरीके का हमारा बॉडी भी है। हम तब तक काम नहीं कर सकते, हम तब तक अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकते जब तक हमारे बॉडी में फूड प्रेजेंट ना हो, क्योंकि फूड ही वो चीज़ है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और हम लोग वेरियस अदर थिंग्स में अपना वो एनर्जी यूटिलाइज करके अपना काम को पूरा करते हैं। ठीक, तो फंक्शन क्या क्या है फूड का वो देख लेते हैं। तो फूड हम लोग को एनर्जी देता है ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप का काम कर पाए, हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, हम लोगों को में अगर कोई भी डिजीज़ हो जाए उसमें फाइट करने में हेल्प करता है और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स क्या है फूड के? तो फैट है, वाटर है, रफेज है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अब इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल्स में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा बॉडी के लिए मेन एनर्जी सोर्स है। मतलब जितना भी हम लोग को मोस्ट ऑफ द एनर्जी मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेड में प्रेजेंट होता है, चपाती, राइस, फ्रूट, शुगर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ये सारी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और यही सारी चीज़ हम लोग अपने आम दिनचर्या में सबसे ज़्यादा खा रहे होते हैं और इन्हीं सब में से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। फिर आता है फैट। फैट भी हम लोग को एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। इसका सोर्स ऑयल है, घी, बटर, चीज़, एग यॉक, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा। उसके बाद फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरीके का कोई चोट लग गया या कोई चीज़ अगर ख़राब, मतलब कोई अंदर का सेल्स है जो अब डेड हो चुका है, तो उसके रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। सोर्स इसका दाल है, राजमा, चना, एग, चिकन, मिल्क, फिश, मटन, ये सारी चीज़ प्रोटीन्स के ही सोर्स है। फिर आता है विटामिन। विटामिन हमारे डेफिशिएंसी डिजीज़ से हमें बचा करके रखता है और हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। सोर्सेज इसका वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मिल्क, एग है। मिनरल्स। मिनरल्स हमारे बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी डिजीज़ है उससे हमें बचाए रखता है और हमें हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है। इसी वजह इसका कुछ सोर्स है, जैसे मिल्क में कैल्शियम प्रेजेंट होता है जो कि हमारे बॉडी में जो बोन्स है उसको और जो टिथ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में हेल्प करते हैं। फिर स्पिनच में जो है वो आयरन रिच होता है और आयरन से ही हम लोग हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन बनता है। तो हमें आयरन का इंटेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है आयोडीन, जो कि आयोडाइज़्ड सॉल्ट में प्रेज़ेंट होता है और हमें अगर गोइटर का किसी भी तरीके का बीमारी नहीं चाहिए तो हमें आयोडीन का इंटेक करना ही चाहिए। फिर आता है वाटर। वाटर हमारे जो मेटाबॉलिज़्म है हमारे बॉडी का उसको रेगुलेट करते रहता है। जितना भी हम कुछ भी खाते हैं उसमें वाटर थोड़ा ना थोड़ा मात्रा में प्रेज़ेंट होता ही है। लेकिन फिर भी हमें 7 से 8 ग्लास पानी हमें डेली पीना चाहिए ताकि हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। फिर आता है रफेज। तो ये ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड फूड ही होता है जो इसमें मोस्टली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और हमारा जो बॉडी का बॉवल सिस्टम है, मतलब जो भी हमारा बॉवल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें इंक्लूड होता है क्यूकम्बर, फ्रूट्स, पम्पकिन, कैबेज और एक्सेट्रा। अब आता है बैलेंस डाइट। तो ऐसा डाइट जिसमें सारे के सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट में डिफरेंट टाइप के सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एडुकेट अमाउंट में होते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए मच नीडेड है। फिर आता है पॉस्चर। तो पॉस्चर एक वैसा पोजीशन है जिसमें हम अपने बॉडी को होल्ड करके रखते हैं जब हम बैठते हैं, स्टैंड करते हैं या मूव करते हैं। करेक्ट पॉस्चर जो होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाता है और हमें फिट रखने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे दो बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा लदा हुआ बैठा हुआ और एक बच्चा स्ट्रेट बैठा हुआ। तो जो स्ट्रेट बैठा हुआ बच्चा है वो उसका पर्सनालिटी को इन्हेंस कर रहा है और ये ज़्यादा फिट भी रहेगा। एक्सरसाइज जो होता है हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें हेल्प करता है, हमें फिट रखता है, हमारे मसल्स को मूवेबल रखता है और हमारे जो बोन्स है उसको भी स्ट्रांग रखता है, जिसकी वजह से हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। रेस्ट जो होता है हमारे बॉडी में रिलैक्स फील करवाता है। स्लीप का वो ऐसा एक समय होता है जिसमें हमारा जो बॉडी का है वो मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा होता है और हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं या जो भी खराब टाइप के टिश्यू हैं वो रिपेयर हो रहे होते हैं। अब आता है जंक फूड। तो ऐसा फूड आइटम जिसमें बैलेंस सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है और जिसमें फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक है उसे ही हम लोग जंक फूड कहते हैं। जिसमें कोल्ड ड्रिंक आता है, बर्गर आता है, पिज़्ज़ा, फ्राइज़, ये सब आता है। अब इसमें क्या क्या हानि है वो देख लेते हैं। जंक फूड खाने से हमें ओबेसिटी हो सकती है, मतलब मोटापा बढ़ सकता है। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन में जो फैट का मात्रा है वो बढ़ गया है जिसकी वजह से वो जो बॉडी ऑर्गन है वो अच्छे तरीके से काम ना कर रहे हो। और ये सारी चीज़ जो होता है बेसिकली हार्ट और लिवर को भी इम्पैक्ट कर देते हैं। फिर जंक फूड खाने से हम लेज़ी फील कर रहे होते हैं। जंक फूड खाने से हमारा जो बॉडी है वो भी वीक होने लगता है।
अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पे केक खा रहा है जो कि एकदम ओबेसिटी का शिकार है और दूसरा बच्चा यहाँ पे हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है जो कि फिट है। तो ये चीज़ सही नहीं है पर ये चीज़ सही है। अब हम अपनी डाइट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं? तो इसका बहुत सारा वेज़ है। सबसे पहले अगर आपको स्प्राउट्स का खा सकते हैं। कुछ ग्रेन्स जो होता है पल्स का उसे हम लोग पानी में छोड़ दें और फिर सुबह में उसको अपने ब्रेकफ़ास्ट में इंक्लूड कर लें। ये सारी चीज़ हमारे प्रोटीन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है इसमें। फिर आता है फर्मेंटेशन। तो ऐसे फूड आइटम जैसे कर्ड हुआ ये सब गुड बैक्टीरिया है, प्रोबायोटिक है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, हमारे स्टमक के लिए अच्छा है और हमारे डाइजेशन प्रोसेस के लिए भी अच्छा है। तो हमें ऐसे फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाने चाहिए। अब आता है फूड एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन में होता है कि लो क्वालिटी का सब्सटेंस जो होता है किसी एक फूड आइटम में डाल दिया जाता है ताकि उसका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए और जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो बढ़ा दिया जाए। एडल्टरेशन मतलब मिलावट होता है, ठीक है? ये ज़्यादातर इसी चीज़ में रिज़ल्ट करता है कि जो क्वालिटी है किसी भी चीज़ का वो घट जाता है और जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाता है जिसकी वज़ह से क्वालिटी घटने के कारण हमारे बॉडी पे भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो मेनली एडल्टरेशन देखा जाता है वो मिल्क का होता है, कॉफ़ी पाउडर का होता है, चिली पाउडर का होता है, टर्मरिक पाउडर का होता है, मस्टर्ड सीड्स, घी और भी बहुत सारे अदर तरीके की चीज़ हैं जिनमें मिलावट किया जाता है और ताकि प्रॉफ़िट ज़्यादा बन सके। मिल्क में ज़्यादातर देखा जाता है कि अनहाइजीनिक वाटर मिला दिया जाता है, चॉक पाउडर, सोप पाउडर ये सारी चीज़ मिला दिया जाता है। चिली पाउडर जो होता है उसमें ज़्यादातर ब्रिक पाउडर मतलब जो ईटा का पाउडर रहता है वो डाल दिया जाता है या फिर डस्ट डाल दिया जाता है। टर्मरिक में येलो डाई का यूज़ किया जा सकता है जिसकी वजह से हमें स्टोमक में भी बहुत सारे तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल है हमारे डे टू डे लाइफ में जो कि मिलावट का शिकार हो चुके हैं। ब्लैक पेपर जो होता है उसमें पपाया सीड डाल दिया जाता है और जो मोस्ट कॉमन रीज़न है ये मिलावट करने का वो ये है कि बायर जो मतलब जो बेच रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। इसकी वजह से वो दूसरा जो खरीद रहा है उसके बारे में भी नहीं सोचता है और टॉक्सिक सब्सटेंस जो पॉइज़नस है हमारे बॉडी में के लिए वो भी वो डाल देता है। अब आता है डिज़ीज़। डिज़ीज़ हमारे बॉडी के लिए एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें हमारा जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जब अनहेल्दी फूड खाते हैं तो हमें ये डिज़ीज़ का शिकार बना सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, आज के समय में ऐसा बहुत सारा एक्सेसिव जंक फूड खाने वाले लोग या फ़ास्ट फूड खाने वाले लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ीज़ की मात्रा देखने को मिलती है। कौन-कौन सा डिज़ीज़ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। तो जंक फूड ज़्यादा खाने से और एक्सरसाइज़ प्रॉपर नहीं करने के कारण से जो लोग हैं आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा का शिकार हो सकते हैं और ये बहुत ओबेसिटी बहुत सारे और प्रॉब्लम्स लेकर के भी आता है। फिर आता है एनीमिया। एनीमिया जो है वो आयरन की डेफ़िशिएंसी से होती है। इसका मतलब अगर इसको प्रिवेंट करना चाहे तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनच खाना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल खाना चाहिए ताकि जो आयरन का लेवल है हमारे बॉडी में वो बढ़े और हम लोग इसका शिकार हो हो भी तो हमें इनसे प्रिवेंट करने में हेल्प करे। ब्लड प्रेशर तब होता है जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और जिसकी वजह से जो फैट है वो एक जगह जा कर के जमा हो चुका होता है। डायबिटीज़ तब होता है जब हम लोग एक्सेस शुगर खा रहे होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और हम लोग को इसके कारण डायबिटीज़ का भी शिकार होना पड़ता है। डिज़ीज़ जो होता है, कई ऐसे डिज़ीज़ होते हैं जो हमारे बर्थ के टाइम से भी प्रेज़ेंट होते हैं और कुछ ऐसे डिज़ीज़ होते हैं मतलब बहुत सारे ऐसे डिज़ीज़ होते हैं जो कि ओवर द लाइफ़ टाइम मतलब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होते गया उस समय में एक्वायर किए जाते हैं मतलब बॉडी में आ चुके होते हैं। तो डिज़ीज़ को 2 टाइप में बाँटा जा सकता है, पहला कम्युनिकेबल फिर दूसरा नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है? जैसे कम्युनिकेबल में एक आता है चिकन पॉक्स और फिर नॉन कम्युनिकेबल में आता है रिकेट्स। तो सबके बारे में अब हम लोग पर्टिकुलरली करके पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैला जा सके। कम्युनिकेबल डिजीज़ तब फैलता है जब बैक्टीरिया की हेल्प से वो फैल सकता है, वायरस, फंजाई, प्रोटोज़ोन्स मतलब मान लीजिए कि अगर किसी एक एक आदमी को अगर किसी भी तरीके का बीमारी है और वो दूसरे आदमी के कॉन्टैक्ट में आया, तो वो बीमारी जब उसे भी हो जाए, तो वैसे जो बीमारी होता है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोज़ोन्स इस सब के हेल्प से ही फैलते हैं। जर्म्स क्या है? तो जो वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें डिजीज़ कॉज़ कर सकता है, उसे ही हम जर्म्स कहते हैं। जर्म्स जो है वो कफिंग के थ्रू, स्पिटिंग मतलब थूकने के थ्रू, स्नीज़ करने के थ्रू, वॉमिट करने के थ्रू या फिर एक्सक्रीट करने के थ्रू फैलता है, ठीक है? जैसे जर्म्स हमारे बॉडी में तब एंटर कर सकते हैं जब हमारा नोज़ या माउथ या फिर फूड या वाटर ये सारी चीज़ किसी भी एक इन्फेक्टेड आदमी के कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है? और तभी भी हमारे बॉडी में जर्म्स एंटर कर सकते हैं जब हमारे बॉडी में किसी भी तरीके का कट लगा हो और जर्म्स को अंदर जाने का स्पेस मिल चुका हो।
अब कम्युनिकेबल डिजीज किस किस थ्रू से स्प्रेड होते हैं वो देख लेते हैं। वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी तक। तो एयर के थ्रू कैसे होते हैं वो देखते हैं। जब हम लोग मतलब किसी भी तरीके का नेचुरल डिस्चार्ज करते हैं, मतलब हमारे नोज से कुछ भी निकलता है या फिर सलाइवा जो कि जिसमें जर्म्स होता है, और भी वेरियस टाइप का डिजीज़ होता है, वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, जब हम लोग कफ करें, स्नीज करें, ब्रीथ करें, तो फिर हमें जो जर्म्स है वो पूरे के पूरे एयर में स्प्रेड हो सकता है। मतलब होता है ना कि जब हम लोग छींक रहे होते हैं तो हमारे नोज से जो भी निकल रहा होता है उसमें जर्म्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर में रिलीज हो जाते हैं। और एयर में जब ये रिलीज होते हैं जाते हैं तो किसी भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के टाइम पर वो उसके बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसके बॉडी में भी वो स्नीजिंग वाला प्रॉब्लम या कफिंग वाला प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, मतलब फिर चिकन पॉक्स हुआ या ट्यूबरकुलोसिस हुआ, ये सब एयर के थ्रू ही फैलते हैं। और वाटर के थ्रू तब फैलते हैं जब हमारा जो पॉन्ड या रिवर का पानी है उसमें जर्म्स है, वो मतलब स्वच्छ नहीं है, तब फिर हम लोगों को जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और इस तरीके का जब पानी हमारे बॉडी में डायरेक्टली एंटर करते हैं तो हमारे बॉडी में कई सारे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये सारी बीमारी है। अब इंसेक्ट के थ्रू हमारे बॉडी में, मतलब जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मॉस्किटो हुआ, बग्स हुआ, सैंडफ्लाइज हुआ, ये सारे जो इंसेक्ट्स हमारे बॉडी से ब्लड चूसते हैं। और ये जो होते हैं जब दूसरे आदमी जो कि नॉन इन्फेक्टेड है उस पर जा कर के बैठते हैं और फिर वहाँ खून चूसते हैं, तो फिर वो जो डिजीज़ है, वो जर्म्स है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल जाता है। ठीक है। मलेरिया जो होता है वो जो कि प्रोटोजोन से फैला हुआ होता है, जिसको कैरी करती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये चीज़ एकदम याद रखने वाला है क्योंकि ये आगे चल के भी काम देगा। अब आता है डायरेक्ट कांटेक्ट। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जर्म्स जो होता है वो मतलब जब दो आदमी एक कांटेक्ट में आते हैं जिसमें से एक आदमी इनफेक्टेड है, मतलब जिसमें डिजीज़ या जर्म्स नहीं है, और दूसरे आदमी में जर्म्स है, तो वो जब कोई चीज़ शेयर करते हैं तो फिर एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो जर्म्स जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और उनमें भी डिजीज़ हो जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल चिकन पॉक्स हुआ, मीसल्स हुआ, रिंग वर्म हुआ। तो कैसे इस टाइप के जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उनका जो आर्टिकल्स है उसको सेपरेटली रखना चाहिए। जो रूम है पेशेंट का उसको क्लीन अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। जो फ्लोर्स और वॉल्स है उनको डिसइंफेक्टेंट, मतलब जो मतलब केमिकल्स आते हैं या फिर जो भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है एज अ डिसइंफेक्टेंट, उसका यूज़ कर करके उनका जो फ्लोर और वॉल्स होता है उसको क्लीन करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इनफेक्टेड पर्सन वहाँ पर पहुँचे तो वो उनके कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट ना हो जाए। फिर आता है अलाउ फ्रेश एयर। तो फ्रेश एयर जो होता है वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करता है। इसी वजह से हम लोग को जो एयर होता है उसका मतलब उसके पास जाकर के बैठना चाहिए, जहाँ उस विंडो पे जहाँ से फ्रेश एयर आ पाए। हमें अपना विंडो को ओपन करके रखना चाहिए। क्लीन वाटर पीना चाहिए जो कि जर्म फ्री हो। और अगर पॉसिबल हो तो हमें बॉईल करके पानी पीना चाहिए, ताकि जितना भी इम्प्योरिटी है उसमें से वो रिमूव हो जाए। और जो हमें पानी है वो क्लीन कंटेनर्स में स्टोर करके रखना चाहिए। और हमें जो फूड है वो फ्लाइज से कवर करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी अगर ऐसा फ्लाई है तो या मॉस्किटो है वो उस पे आकर के बैठ ना पाए। वो क्योंकि हो सकता है वो जो मॉस्किटो या फ्लाइज है वो किसी एक वैसे आदमी पे बैठे हो जो कि इन्फेक्टेड हो। तो फिर अगर वो ऐसे आदमी पर खाना पर आएंगे तो और वो अपने जर्म्स को वहाँ पे छोड़ देंगे तो हम उस खाने को खा करके भी डिजीज़ के अंडर आ सकते हैं। हम लोगों को गुड हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। हमें अपना हाथों को धोना चाहिए जब हम खाना खा रहे हो उससे पहले। डेली नहाना चाहिए, नेल्स क्लीन करके रखना चाहिए, बाल अच्छे तरीके से झाड़ना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। हमें वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा टाइप का स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सीन होता है, हमारे बॉडी के अंदर वो जाता है और जितना भी डेडली डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और हमें हेल्दी रखता है। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल ना पाए। तो ऐसा जो डिजीज़ होता है वो हो सकता है कि बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट हो। ठीक है। ऐसे डिजीज़ को कॉन्जेंशियल डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ टाइम किसी तरीके का कोई डेफिशिएंसी हुआ जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर टाइप का जो डिजीज़ है वो हो गया। ठीक है। ये जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो हो सकता है विटामिन के कारण हो, मिनरल्स के कारण हो, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के कारण भी हो। तो एक-एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले आता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो इस तरीके का जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है इस कारण से है क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी होता है। मेनली इस टाइप के डिजीज़ में डेफिशिएंसी डिजीज़ में दो तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहला क्वाशीऑर्कर और दूसरा मेरास्मस। तो क्वाशीऑर्कर जो होता है वो 1 से 5 साल के बीच के बच्चों के बीच में देखा जाता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो मात्रा है हमारे डाइट में वो कम रहता है। सिम्पटम इसका है कि इसमें ड्राई स्किन हो जाएगी, जो एब्डोमेन का एरिया है वो स्वोलन हो जाएगा और जो लेग्स है वो वीक रहेंगे। ग्रोथ भी यहाँ पर रिटार्डेड होगी। क्वाशीऑर्कर को जब क्योर करना चाहे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट खाएं, तभी हम लोग अच्छे तरीके से इसमें क्योर कर पाएंगे। फिर आता है मेरास्मस। तो ये जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होता है। हमारा जो बॉडी है वो एक्सट्रीमली थिन हो जाता है। जो हमारा फेस है वो पूरा एकदम बोनी बोनी स्ट्रक्चर लिखने लगता है। फिर रिब्स जो होते हैं वो यहाँ पे विजिबल आपको भी दिख रहे होंगे, ऐसा हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर खाएं तो इसे क्योर किया जा सकता है। विटामिन के लैक से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जिसमें हम लोगों को रात के समय में या डिम लाइट में देखने में प्रॉब्लम हो। विटामिन ए के कारण ये देखा जाता है। इसमें जो सिम्टम है वो ये रहता है कि क्लियर विजन नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल खाएँ, फ्रूट खाएँ, मिल्क खाएँ और ऐसे प्रोडक्ट खाएँ जो विटामिन ए में रिच है, तो हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर कर सकते हैं। फिर आता है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है। गम्स जो होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं और फ्रीक्वेंटली मतलब उनसे मतलब ब्लड निकलता है बार बार। साइट्रस फूड खाना चाहिए, जैसे आंवला हुआ, ऑरेंज, लेमन, ये सारी चीज़ जो विटामिन सी में रिच है वो सारी चीज़ खानी चाहिए। फिर आता है रिकेट, जो कि विटामिन डी के कारण होता है। सिम्टम्स इसका ये है कि जो लेग्स है वो एकदम पूरे सॉफ्ट सॉफ्ट पतले पतले तिरछे हो जाएंगे, बो टाइप के शेप ले लेंगे। क्योर अगर करना चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए ताकि हम लोग इसे क्योर कर पाएँ। फिर आता है मिनरल्स के डेफिशिएंसी से एनीमिया। एनीमिया इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी में आयरन का जो मात्रा है वो कम हो जाता है। हमारा इसका सिम्पटम यही रहता है कि हमारा जो फेस होता है वो पेल हो जाता है, वीकनेस रहता है, बॉडी में थकान रहता है। क्योर ग्रीन वेजिटेबल खाइए, स्पिनच खाइए, फ्रूट, एप्पल, गुआवा, जैगरी, ये सारी चीज़ जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल को इंक्रीज़ करते हैं और हमें एनीमिया के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करता है। गोइटर मैंने आपको बताया था कि आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है। इसके इसके अंदर में यहाँ पे स्वेलिंग दिखने को मिलता है नेक वाले रीजन से। क्योर करना अगर चाहते हैं तो आयोडीन सॉल्ट खाइए जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, फिश खाइए, सी फूड खाइए ताकि हम लोग इसे ईजिली क्योर कर पाएँ। तो यही था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ चुका हो। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप you will subscribe my channel for further updates. Thank you.